मिस्टर फ्रेड, अगर हम जहाज के अगले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा वजन लाद दें तो क्या वो हिस्सा नीचे नहीं बैठ जाएगा? इस तरह हम उसे खाली करने में कामयाब हो सकते हैं। फ्रेड और जैक्सन पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगे। फिर जैक्सन बोला, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन बड़ी मुश्किल पेश आएगी जनाब। तैयारे के अंदर बार बार जाना और इधर का सामान उधर करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि ये किसी भी वक्त गहराइयों में लुढ़क सकता है। मैंने कहा, ठीक है, कोशिश किए लेते हैं। कामयाबी या नाकामी तकदीर की है। मैं आप लोगों की राय चाहता था और आप लोगों को अपनी मदद पर आमादा करना चाहता था। आइए अब मिस्टर माइकल और उनके साथी मिस्टर मैग से भी बात कर लें। वो दोनों तैयार हो गए और हम मैग और माइकल के पास पहुंच गए। मैग ने पसंदीदा निगाहों से मुझे देखा और फिर माइकल से कहने लगा, मैं इस बात का एतराफ किए बगैर नहीं रह सकता कि हमारे दोस्त मिस्टर अली ने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है। जो हादसा हो चुका है उसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग काबिले एहतराम होते हैं जो हर हाल में खुद पर काबू रख कर दूसरों के लिए कुछ करें। माइकल ने कहा, बेशक मैं भी मिस्टर अली और मिस्टर लोबो का शुक्रगुजार हूँ। मुझे उस पर हंसी आ गई। वो लोग भी मुस्कुराकर मुझे देखने लगे। मैग ने पूछा, क्यों मिस्टर अली, आप हंस क्यों दिए? मैंने कहा, इसलिए कि हम ऐसे पुरतकल्लुफ माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे अपने किसी मकान के ड्राइंग रूम में हो। दरअसल चारों एक तजवीज लेकर आपके पास आए हैं और मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता था। माइकल ने जल्दी से कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, आपने आने वाले वक्त का तसव्वुर किया है मिस्टर माइकल? यकीनी तौर पर मुस्तकबिल आपके जहन में भी होगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, रात की बात करता हूँ। क्या यहाँ रात नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी नहीं होगी? उस वक्त हम सब और ये जख्मी क्या करेंगे? माइकल ने कहा, हाँ बेशक ये हौलनाक मुसीबत सिर्फ चंद लम्हात नहीं है, बल्कि थोड़ी ही देर के बाद ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसका एक एक लम्हा नज़ा की घड़ी भी इख्तियार कर सकता है। बर्फानी सिलसिला कोह में इस हजारों फुट की बुलंदी पर रात का क्या आलम होगा, इस तसव्वुर से ही हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आपका क्या ख्याल है मिस्टर अली, क्या इस सिलसिले में आपके जहन में कोई तजवीज है? मैंने कहा, जी हाँ, तजवीज सिर्फ ये है कि जहाज के सामान को बाहर लाया जाए। माइकल और मैग उछल पड़े। क्या? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इस सिलसिले में अपनी खिदमात पेश करता हूँ और ये खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं, वरना सुबह तक हम सब की लाशें अकड़ी हुई होंगी। कम से कम गर्म कपड़ों का इंतजाम जरूरी है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सवाल है कि आप तन्हा? लोबो ने आगे बढ़कर कहा, नहीं मास्टर, अपने दोस्त के साथ मैं भी अंदर जाऊंगा। माइकल और मैग अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। उनकी निगाहों में अकीदत और पसंदीदगी के आसार थे। माइकल ने कहा, आफरीन है आपकी हिम्मत और जुर्रत पर, हम सब आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन मेरी राय में उन मुसाफिरों से कुछ और को भी इस काम के लिए मुंतखब किया जाए ताकि हमारी तादाद बढ़ जाए। मैंने कहा, रहने दे मिस्टर माइकल, अभी आप उस शख्सियत की बदतमीजी बर्दाश्त कर चुके हैं। मुमकिन है ये बहके हुए लोग इस वक्त हमारी मदद पर आमादा न हो। मेरा ख्याल है हम खुद ही इस सिलसिले में जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। माइकल ने कहा, बेहतर है, मैं हाजिर हूँ। हम 6 अफराद आगे बढ़ गए। दोनों एयर होस्टेस भी हमारे पीछे पीछे तैयारे तक चली आईं। माइकल और मैग ने खुद भी अंदर जाने की फरमाइश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा कि मैं और लोबो तैयारे के अंदर जाने की कोशिश करके सबसे पहले तैयारे के अगले हिस्से को वजनी कर देते हैं और उसके बाद हम सामान नीचे फेंकना शुरू कर देंगे। मैं महसूस कर चुका था कि मैग और माइकल ज्यादा दलेर नहीं हैं। वो हमारे साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सब कुछ करने पर आमादा हो गए थे, लेकिन उनके जहनों में खौफ की परछाइयां नुमायां थी। सबसे पहले लोबो ने मुझे सहारा दिया और मैं तैयारे की टूटी हुई खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा अभी गैर महफूज था, चुनाचे मैंने खिड़की के रास्ते अंदर जाना मुनासिब समझा। दफतन मुझे अंदरूनी हिस्से से खड़बड़ की आवाजें सुनाई दी, उनमें हल्की हल्की कराह भी थी। 1-2 मिनट के बाद सामान के नीचे से एक इंसानी हयूला नमूदार हुआ जिसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था। वो खून से रंगा हुआ था, आंखों और रुखसारों पर खून जमकर स्याह पड़ गया था। लड़खड़ाते कदमों से वो आगे बढ़ रहा था। मैंने फुर्ती से उसे सहारा दिया और ऊंची आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो हिम्मत करो और तैयारे के दरवाजे से नीचे उतरने की कोशिश करो। लोबो, जरा इन साहब की मदद तो करना। लोबो ने आगे बढ़कर उस शख्स को संभाल लिया। नीचे माइकल, मैग, जैक्सन और फ्रेड मौजूद थे। उन्होंने उस शख्स को संभाला और इंतहाई एहतियात से उसे जमीन पर लेटा दिया। फिर जो भी गर्म कपड़े मिल सकते थे उनसे उसे ढक दिया। एक इंसानी जिंदगी को बचाने में हमें जो मुसर्रत हुई वो नाकाबिले बयान है। इस काम से फारिग होकर एक बार फिर हम तैयारे के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। लोबो के मुंह से एक खौफजदा सी आवाज निकली, खुदा की पनाह, अंदर तो खून की नदियां बह रही हैं, हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। देखें, ये पिछली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी, ये मर चुके हैं, और ये सामान के नीचे दबे हुए लोग, खुदा की पनाह, इससे ज्यादा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, उस तरफ तवज्जो न दो लोबो, अपना काम अंजाम दो।
طیارہ کسی بھی وقت وادی میں گر سکتا ہے، اس سے پہلے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے۔ لوبو کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، اندر کے مناظر نے اسے کسی قدر خوفزدہ کر دیا تھا۔ خیر ہم نے وزنی سامان دھکیل دھکیل کر طیارے کے اگلے حصے میں پہنچایا اور یہ محسوس کر کے ہمیں مسرت ہوئی کہ طیارے کا ہلنا رک گیا تھا۔ اس کا اگلا سرا کافی وزنی ہو گیا تھا، اب صرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ ایک سمت یعنی بغلی سمت میں پھسل نہ پڑے۔ اس خطرے سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم تندہی سے اپنا کام انجام دیں۔ چنانچہ لوبو تیز رفتاری سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مسافروں کے بے ترتیب سوٹ کیس اور سفری تھیلے طیارے کے اندرونی حصے میں بند اور کھلے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں سمیٹ کر جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا کاکپٹ تک پہنچایا اور پھر ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ نیچے موجود آدمی انہیں تھامتے گئے، خالی سوٹ کیس بھی پھینکے گئے، کھانے پینے کا سامان بھی اور دوسری تمام چیزیں بھی۔ ہم ذرا پرجوش ہو گئے تھے اور توازن کا خیال نہ رکھ سکے تھے۔ یک طیارہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ ہمیں اپنا زندہ بچنا ناممکن محسوس ہونے لگا۔ لوبو نے ایک دم میرا بازو پکڑ لیا۔ چیف، طیارہ گر رہا ہے۔ چیف، میری آواز سن رہے ہو تم؟ لوبو چیخ رہا تھا۔ جلدی کرو، اپنی جان بچاؤ، چھلانگ لگا دو۔ میں نے کہا چلو لوبو، پہلے تم۔ لوبو مجھے گھسیٹنے لگا۔ چیف جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اسی وقت طیارے کی لرزش تھم گئی۔ لوبو نے سکون کا سانس لیا، بولا میں تو سمجھا تھا ماسٹر۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے مائیکل کی آواز سنائی دی، بس مسٹر علی براہ کرم فوراً باہر نکل آئیں، فوراً، براہ کرم جلدی کریں، میں طیارے کے توازن میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے مزید بہادری دکھانا مناسب نہ سمجھا۔ پہلے میں نے، پھر لوبو نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ بروقت تھی۔ طیارے کا اگلا حصہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس نوکیلی چٹان پر پیچھے کی سمت سرکنے لگا اور پھر قلبازیاں کھاتا ہوا ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جا گرا۔ اس کے گرنے کی آواز دیر تک پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔ ہم نے جھک کر دیکھا، گہرائیوں میں ایک وسیع چٹان پر طیارے کا ملبہ نظر آ رہا تھا۔ غبار کے بادل اٹھ رہے تھے، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس لے کر سربفلک برف پوش پہاڑوں کو دیکھا اور میرے بدن میں بھی سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ ان ویرانوں سے زندہ سلامت نکل جانے کی بظاہر کوئی ترکیب نہیں تھی، بہرحال ان کیفیات پر قابو پانا تھا۔ ہم وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ آ بیٹھے۔ مائیکل اب مجھے بہت زیادہ عزت اور حیثیت دینے لگا تھا۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر وہ پھیکے انداز میں مسکراتا ہوا بولا، ایک سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن ابھی تک ہم میں سے کسی نے اس سلسلے میں زبان نہیں کھولی۔ جیکسن سوال کر بیٹھا، مثلاً؟ میگ نے مائیکل کے دل کی بات کہہ دی، اب کیا ہوگا؟ مائیکل نے کہا، ہاں اس وقت یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ میں نے کہا، جو زندہ بچ گئے ہیں انہیں بہرحال مر جانے کے وقت تک زندگی کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ کتابوں اور کہانیوں میں ایسے واقعات پڑھ لینا دوسری بات ہے، عملی طور پر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بے شمار مسائل ابھی ہمارے درمیان آ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ایک لاہ عمل بنانا ضروری ہے۔ فریڈ مسکرا کر بولا، ایسی ہولناک کہانیوں میں مختلف کردار ہوتے ہیں، ہمیں ان کرداروں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مائیکل نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، بے شک، ہمیں ان میں سے ایک ایک کردار کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ مثلاً وہ دیکھیے، وہی شخص جس نے مائیکل کے جبڑے پر گھونسا رسید کیا تھا اٹھ کر سامان کے پاس جا رہا تھا۔ ہم سب اپنی گفتگو بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے جہاز سے پھینکے ہوئے سامان کے انبار کی تلاشی لینا شروع کر دی جو ابھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ چیزیں اٹھا کر پھینکتا جا رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس نے 2 عمدہ کمبل، خوراک کے بہت سے پیکٹ اور چند دوسری چیزیں قبضے میں کی اور واپسی کے لیے پلٹا۔ مائیکل نے کہا، اب ان میں سے کوئی چیز خواہ وہ اس کی ملکیت ہو، اس کا حق نہیں بنتی ہے، یہ سب لوگوں میں تقسیم ہوں گی۔ لوبو نے مسرور لہجے میں کہا، میں اسے یہ بات سمجھا دوں ماسٹر۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ عقب سے لوبو کی آواز ابھری، اوہو، اب وہ واقعی ساری تفصیلات سے آگاہ ہو جائے گا۔ میں اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ وہ بولا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مسٹر۔ کس نام سے مخاطب کروں آپ کو؟ وہ بولا، اس کالے سور سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پہلے اس بات کا جواب دو۔ اس نے لوبو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا، بس ہم سب ہم سفر ہیں، میرا اتنا ہی تعلق آپ سے ہے جتنا اس سے۔ وہ بولا، یہ تعلق اس وقت گہری دوستی میں بدل سکتا ہے جب آج رات اس سیاہ فام کے قتل میں تم میری مدد کرو۔ بولو، کرو گے؟ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے لوبو اور دوسرے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے کہا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بولا، ایڈلر بیل، میرے دوست مجھے ایڈلر کہتے ہیں۔ میں نے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر ایڈلر، اور مزید خوشی اس وقت ہوگی جب آپ یہ سامان واپس اسی جگہ رکھ دیں گے۔ وہ غرایا، کیا مطلب؟
मैंने कहा इस वीरान मकाम पर आप इतने सामान का क्या करेंगे? बेहतर ये होगा कि आप इसे उसकी जगह रख दें। गौर करें मिस्टर एडलर, अगर दूसरे लोग भी इस तरह अपनी पसंद का और जरूरत से ज्यादा सामान उठा लें तो क्या बहुत से लोग महरूम नहीं रह जाएंगे? उसने नफरत भरे लहजे में कहा, सब जाएं जहन्नम में, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मैंने कहा इंसानियत के नाम पर मैं आपसे ताउन की दरखास्त करता हूँ। वो बोला, बकवास मत करो, इस हजारों फुट बुलंद पहाड़ी चोटी पर इंसानियत नहीं रहती, उसे आबादियों में तलाश करो, बशर्ते के जिंदा किसी आबादी तक पहुंच सको। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैंने दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया। मैंने कहा, ये सामान उसी जगह रख दें मिस्टर एडलर, बराह करम, ये तमाम लोगों में जरूरत के मुताबिक तकसीम होगा। वो गुर्राया, मैं नहीं रखूंगा। मैंने कहा, तब मजबूरन मुझे आपकी एक टांग और एक हाथ तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको एक स्ट्रेचर फराहम कर देंगे। मैंने कहा और उसने सामान नीचे रख दिया। बोला, तुम्हारा ख्याल है अब तुम में से हर शख्स एडलर को दबा लेगा? आओ, तुम्हारे बाद उस काले कुत्ते को भी देख लूंगा। वो दोनों हाथ फैलाकर बोला। उसके बाद इंतजार किए बगैर मुझ पर छलांग लगा दी। उसका या हमें देखने वाले दूसरे लोगों का ख्याल होगा कि मैं उसकी उस छलांग से बचने के लिए अपनी जगह छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जंगो जदल का कोई नुमाइशी मुकाबला नहीं कर रहा था, बस इस मसले का तस्फिया करना था। इसलिए मैंने उसे दोनों हाथों पर रोका और घुमाकर उसकी गर्दन की रगें पकड़ ली। फिर एक जोरदार झटके से मैंने उसे दोबारा अपनी तरफ किया और दोनों खड़े हाथ उसके कानों के अकब में मारे। बस इतना काफी था, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रही। वो अंधों की मानिंद खला में हाथ पांव मारने लगा और फिर उसी जगह जमीन पर ढेर हो गया। दूसरे लोग अभी तक इत्मीनान से दूर बैठे तमाशा देख रहे थे। दुबले पतले बदन के एक बूढ़े शख्स ने अपनी जगह छोड़ी और मेरे करीब पहुंच गया। बोला, मुझे ऑस्टिन कहते हैं, इन हालात के लिए कुछ तजावीज पेश करना चाहता हूँ, सुनना पसंद करेंगे? मैंने कहा, जरूर मिस्टर ऑस्टिन, बराह कर मेरे दोस्तों के दरमियान तशरीफ ले आइए। उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जख्मी हूँ, सहारे के बगैर इतनी दूर नहीं चल सकता। मैं उसे सहारा देकर वहां ले आया जहां वो सब बैठे हुए थे। फ्रेड ने बूढ़े की तरफ इशारा करके कहा, लुत्फ आ गया मिस्टर अली, कितने शानदार किरदार यकजा हुए हैं। नंबर 1 आप, नंबर 2 ये मिस्टर लोबो जो बेहद दिलचस्प शख्स हैं, वो शख्स जो सिर्फ आपकी एक ज़र्ब में ढेर हो गया, और अब ये साहब। मैंने कहा, हमारे बुजुर्ग मिस्टर ऑस्टिन जो इन हालात के लिए कुछ तजावीज पेश करने के ख्वाहिशमंद हैं। माइकल बोला, बराह करम तशरीफ रखें, हम आपकी तजावीज को अहमियत देंगे। बूढ़ा ऑस्टिन मेरा सहारा लेकर बैठ गया। ऑस्टिन ने आगाज किया, बोला, जिंदगी गूना गूं हादसात का मजमुआ है। हर जी रूह की एक कहानी होती है जिसमें पेच दर पेच वाकयात के अलावा और कुछ नहीं होता। बस बाज हादसात ऐसे अनोखे होते हैं कि इंसान बेबसी की आखिरी हुदूद में पहुंच जाता है। इस वक्त भी हम ऐसी ही कैफियत से दो चार हैं। बहुत से अजनबी इंसानी हमदर्दी से एक खानदान बन गए हैं, वरना इन जख्मियों के लिए कौन तकलीफ उठा सकता है। ऐसी जगह जहां हर शख्स को अपनी जिंदगी बचाना ही मुश्किल है, दूसरों को कौन देखेगा। लेकिन इंसान अजल से ही इन जज्बों के सहारे जीता आया है और इस वक्त भी यही जज्बा दरकार है। मेरी राय है कि तुम लोग एक कमेटी बना लो, उसका एक सरबराह मुंतखब कर लो, उसके बाद उसके तहत जिंदगी की जद्दोजहद करो। जैक्सन ने कहा, आपका ख्याल दुरुस्त है मिस्टर ऑस्टिन, इसका फैसला जल्द कर लेना चाहिए। मैग ने कहा, मेरे ख्याल में हम इसके लिए मिस्टर ऑस्टिन का ही इंतखाब क्यों न करें। ऑस्टिन ने कहा, अमली तौर पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन तुम मुझे अपनी कारकर्दगी की ढाल जरूर बना सकते हो। मैग ने कहा, इतना ही काफी है मिस्टर ऑस्टिन, फिलहाल तो हम लोगों को इब्तिदाई काम करने हैं, आपको जिंदा बच जाने वालों की तादाद का अंदाजा है। ऑस्टिन ने कहा, 70 मर्द हैं, 19 औरतें और 14 बच्चे जिनकी मुख्तलिफ उम्रें हैं। मैग ने कहा, वेरी गुड, आप गिनती कर चुके हैं। ऑस्टिन ने कहा, हाँ, और कोई काम नहीं था इस दौरान। माइकल ने कहा, बहरहाल बहुत बड़ी तादाद है, इन्हें संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इन्हें मनमानी करने की इजाजत दे दी गई तो इनमें से आधे भी जिंदा नहीं बच सकेंगे। इब्तिदाई तौर पर जो कुछ मुमकिन है कर लिया जाए, उसके बाद ये जाने और इनका काम। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। सच्ची बात है, अगर यहाँ लीडरी की जाती तो इन लोगों को संभालने की क्या तरकीब हो सकती थी। खामखा ये लीडरी मुसीबत बन जाती। बहरहाल तय ये किया गया कि इस वक्त जो लोग जख्मी हैं उनकी मरहम पट्टी कर दी जाए, लिबास और खुराक को उनमें तकसीम कर दिया जाए, उसके बाद जिसका जो दिल चाहे करे, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। ऑस्टिन की दरखास्त पर लोग बखुशी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। कपड़ों की धज्जियां फाड़कर जख्मियों के जख्म कस दिए गए। इससे ज्यादा उनके लिए और क्या किया जा सकता था। मैंने खास तौर से उस शख्स को संभाला जो आखिर में जहाज से बरामद हुआ था। उस बेचारे का चेहरा शदीद जख्मी था, दाहिने शाने की हड्डी टूट गई थी। गालिबन वो सामान के नीचे दबा हुआ था। जब हमने सामान उठाया तो उसे बाहर निकलने में मदद मिली। बहरहाल उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, इसलिए उससे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका।
उसे भी शदीद जख्मियों के दरमियान शामिल कर दिया गया, जिनके लिए नाकाबिले इस्तेमाल कंबलों के स्ट्रेचर बनाए गए थे। दफतन माइकल ने कहा, मिस्टर अली, जहाज को इस तरफ लाते हुए मैंने लकड़ी के कैबिनों की एक कतार देखी थी। मेरे ख्याल में वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और रात होने से कबल हम उन कैबिनों तक पहुंच जाएंगे। तो क्या हमें यखबस्ता रात की तबाहकारियों से पनाह नहीं मिल सकती? मैंने मैग से पूछा, मिस्टर मैग, क्या आपको वो कैबिन याद हैं? उसने कहा, हाँ, अच्छी तरह, और उन्हें यहाँ से दूर भी नहीं होना चाहिए। क्यों माइकल, आपको उनकी समत अच्छी तरह याद है? माइकल ने कहा, बदबख्त डायर इस बात पर मुसिर था कि तैयारा इसी छोटी सी पट्टी पर उतारा जाए। मैंने इस इलाके के कई चक्कर लगाए, इसलिए मुझे इन कैबिनों की समत का अंदाजा है। मैंने कहा, तो फिर यूं किया जाए कि फौरी तौर पर चंद लोगों को उनकी तलाश के लिए रवाना कर दिया जाए और बाकी लोग सफर की तैयारियां करें। जैक्सन ने पेशकश की, मैं और फ्रेड इसके लिए तैयार हैं। माइकल ने कहा, अगर आप इस पर आमादा हैं तो बराह करम उस ऊंट के कोहान की तरफ जाएं। मुमकिन है उस बुलंदी पर पहुंचकर ही आपको कैबिनों की वो कतार नजर आ जाए। माइकल ने बर्फ की एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो बैठे हुए ऊंट की शक्ल की थी। जैक्सन बोला, ओके चीफ, और दोनों खुश दिली से उस तरफ रवाना हो गए। ताउन करने वाले जवान थे। दूसरी तरफ ऑस्टिन ने लोगों को सूरत हाल से आगाह करके उन्हें मुत्तफिक कर लिया। चुनाचे हर शख्स की जरूरत के मुताबिक उसे सामान फराहम कर दिया गया। तकरीबन तमाम लोगों को गर्म लिबास, कंबल और खुराक मिल गई थी। अलबत्ता एडलर ने, जो होश में आ गया था, कोई चीज कबूल नहीं की थी और उस जगह से उठकर दूर जा बैठा था। ताहम हमें उम्मीद थी कि आखिरकार वो हम में आकर शामिल हो जाएगा। 2 कंबल और चंद गर्म कपड़े लेकर मैं उस लड़की के पास पहुंचा जिसने मुझसे मदद की दरखास्त की थी। लड़की ने दोनों चीजें शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। फिर एकदम बोली, आप कुछ मसरूफ हैं शायद? मैंने कहा, नहीं, कहिए, कोई खास बात? उसने कहा, मैं तो सख्त मुश्किल में फंस गई हूँ, जिंदगी अजाब लग रही है, मेरे डैडी की हालत खराब है और मैंने कहा, यहाँ सब एक ही सूरत हाल से 2-4 हैं मिस। उसने कहा, मेरा नाम मोरना विलियम है। मैंने कहा, मुझे अली कहते हैं। वो बोली, मैं ये सामान लेकर चल भी न सकूंगी, क्या आप हमारे लिए कोई बंदोबस्त कर सकते हैं? देखिए, आप लोग ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो फिर इतना करम और कर दें। मैंने कहा, ठीक है मिस मोरना, जरूरत पड़ने पर आपका ये सामान मैं खुद उठा लूंगा। उसने कहा, बेहद शुक्रिया, मैं अगर जख्मी ना होती तो आपको ये जहमत न देती। देखिए, मेरे पाँव में मोच है, टखना सूज गया है। उसने अपना पाँव सामने कर दिया। मुझे याद आ गया कि जहाज के पास से भी वो लंगड़ाती हुई आई थी। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, बहरहाल आप मुतमईन रहें, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा और आगे बढ़ गया और वो शुक्रगुजार निगाहों से मुझे देखती रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।